बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे ताकि वो अपना काम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। कुछ लोग सेफ्टी और हेल्थ को सेम मीनिंग में कंसीडर करते हैं, बट इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि जब ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है तो इंजरीज कम से कम हो, उस इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करना जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन का काम परफॉर्म करते वक्त उसको फेस करनी पड़ सकते हैं या हो सकती हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम इंजरीज ड्यू टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय किसी मिंट में काम कर रहा है जो कॉइन्स बनाती हैं, सपोज हमने कहा वो मेल्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जहाँ डिफरेंट धातुओं को मेल्ट किया जाता है, तो एम्प्लॉय के लिए क्या ज़रूरी है? हमने कहा प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने, ग्लव्स पहने, प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने। अब ये चीज़ें सारी चीज़ें प्रोवाइड करना और इन सबको इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर हमने कहा एम्प्लॉय प्रोटेक्टिव ग्लव्स या क्लोथ नहीं पहनेगा तो धात जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, हमने कहा वो उससे उसको कोई इंजरी हो सकती है। वो प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ पे अमल नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट से बचने के लिए एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ताकि इंजरी से बच सके। हेल्थ क्या है कि एम्प्लॉय को फिजिकली और मेंटली, आप कह सकते हैं इमोशनली कोई इलनेस ना हो, वो तमाम फिजिकली और इमोशनली तौर पे स्टेबल हो, ताकि हमने कहा जब एम्प्लॉय हेल्दी होगा तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। अगर वो फिजिकली हेल्दी नहीं है या इमोशनली हेल्दी नहीं है, सपोज हमने कहा उसको फीवर रहता है हर वक्त या हर वक्त वो गुस्से में रहता है, इमोशनली उसको कोई ना कोई इशू रहता है, तो फिर भी वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो और एम्प्लॉय को सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शामिल होता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सेफ्टी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और इन सेफ्टी प्रोग्राम्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने इस पर्पस को यानी सेफ एंड हेल्दी जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है उसको अटेन कर सकती हैं टू प्राइमरी वेज में। पहला क्या है कि आप इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करो साइकोलॉजिकली तौर पे जो सेफ्टी को प्रमोट कर रहा हो, यानी आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हर एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन की जितनी पॉलिसीज हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है। तो जब एम्प्लॉय काम पे जाएगा तो उसके माइंड में यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में इन सारी चीज़ों पे अमल करना, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उनका ख्याल करेगा, उन चीज़ों पे अमल करेगा। यानी आप मेंटली उसको प्रिपेयर कर दो कि उसे सेफ्टी रूल्स या रेगुलेशन पे अमल करना है और इन्वायरमेंट ही आप ऐसा क्रिएट कर दो। सेकेंड वन इज़ दैट कि आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, पहले तो आपने उसको फिजिकली उसको प्रिपेयर किया, सेकेंड वन आपका जो फिजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट है आप उसको सेफ बनाने की कोशिश करो। ऐसा सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप करो, डिज़ाइन करो जो आपके जहाँ पे एम्प्लॉय ने जाके काम करना है जिस इन्वायरमेंट में वो सेफ हो, उसको आप मेंटेन कर सको। अभी हमने बात की कि एम्प्लॉय को आप सेफ्टी प्रोग्राम में आप दो चीज़ें डिज़ाइन करते हो। बेसिकली आप साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहे होते हो और फिजिकल कंडीशंस में। वो कौन सी फिजिकल कंडीशन है या साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो एम्प्लॉय अपने काम के दौरान फेस करता है या वर्किंग इन्वायरमेंट के दौरान फेस करता है? फिजिकल कंडीशंस की बात करें, हमने कहा जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में काम के दौरान उसको फेस करना पड़ सकती हैं, डिफरेंट जो डिजीज़ हो सकती हैं या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें रिपीटिव मोशन इंजरीज हो सकती हैं, यानी वो काम ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि बार बार उसको कोई इंजरी होती रहती है, बैक पेन हो सकता है या कैंसर वगैरह हो सकता है। कैंसर वगैरह स्पेशली हमने कहा जो लोग माइंस में काम कर रहे होते हैं, अगर वो प्रोटेक्शन के पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो हमने कहा माइंस के कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जब वो सांस लेते हैं उनके अंदर चले जाते हैं और उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं, जैसे कैंसर वगैरह की डिजीज़ भी हो सकती हैं। बैक पेन नॉर्मली लोगों को तब होती है, हमने कहा जब सारा दिन, क्योंकि आपने चेयर पे बैठ के ही काम करना होता है, तो अगर चेयर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत से लोगों के लिए ये
बैक पेन की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए आजकल ये बड़ा ट्रेंड हुआ है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि जब वो अपने ऑफिस वगैरह के लिए फर्नीचर बनवाती हैं तो इस बात का प्रॉपर ख्याल रखती हैं कि जिस पार्टिकुलर पर्सन ने वहाँ पे काम करना है उसकी हाइट क्या है, उसकी जो चेयर प्रॉपर्ली डेवलप की जाती है उसकी बैक और उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं। जिस कंप्यूटर या डेस्क पे उसने काम करना है उसको भी अकॉर्डिंगली उसके फिजिकल फीचर से नॉर्मली लेके आप कर रहे होते हैं ताकि इन चीज़ों या इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, बैक पेन के या इंजरीज वगैरह को कम किया जा सके। फिजिकल कंडीशंस जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में फेस करनी पड़ सकती हैं वो स्ट्रेस होता है या लो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। स्ट्रेस नॉर्मली लोगों को तब होता है जब उनके काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या उनका बॉस उनको जानबूझ के इरिटेट कर रहा है या उनके काम से काम तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो वो उस चीज़ का भी स्ट्रेस ले लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो हमने कहा लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने काम के साथ, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं रहता, उन्हें लगता है कि काम मोस्टली फोकस नहीं कर पाते ना। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो आप काम जो परफॉर्म करते हो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता। जब वो डिससेटिस्फाइड होते हैं वो विड्रॉल कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाते हैं। और जो एक वर्क प्लेस पर उनको चीज़ फेस करनी पड़ सकती है वो है मिसट्रस्ट इन अदर्स। वो अपने कुलीग्स पे, अपने बॉस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि कोई बात उनसे शेयर कर सके या कोई प्रॉब्लम उनको है तो उन्हें बता सकें, तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ जाते हैं जो उन पर इफेक्ट पड़ता है। सेफ्टी प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली स्टार्ट करती हैं वो उन पे क्या क्या चीज़ें फोकस करती हैं, ये सेफ्टी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सेफ्टी प्रोग्राम में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, सेफ्टी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, इसके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप करने का मतलब यह है कि आपने प्लान बनाने, प्लान किस चीज़ से रिलेटेड बनाने हैं कि वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, काम के दौरान लोग किसी को नुकसान पहुंच गया, किसी का बाजू टूट गया, किसी को वैसे कोई कट आ गया काम के दौरान, तो हमने कहा वो डिफरेंट इंजरीज जो लोगों को होती रहती हैं, जो वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनको कम से कम करना, उनको प्रिवेंट करना। बेसिकली ये सेफ्टी प्रोग्राम का पार्ट होता है। यानी आपने प्लानिंग करनी है सबसे पहले। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हैं ना कि बेसिक पर्पज़ क्या हमने कहा वर्क प्लेस के एक्सीडेंट को कम करना, कैसे कम करना है, तो उसके लिए प्लान डेवलप करना। प्लान सिंपल भी हो सकता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी तो सिंपल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड कर रहा होता है नॉर्मली। और अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स प्लान भी हो सकता है आपका। किसी भी सेफ्टी प्रोग्राम को इफेक्टिव तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रही तो आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फंड्स रिक्वायर्ड है। और ऑब्वियसली फंड्स तो आपको टॉप मैनेजमेंट भी अलाउ करेगी ना। अगर वो आपको अलाउ ही नहीं करती तो आपका प्लान फेल है। आप जितना मर्जी अच्छा प्लान बना लो, आप उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। सेफ्टी प्रोग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने कहा जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे वर्क के दौरान उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, क्योंकि जो जख्मी होंगे उनका खर्चा भी ऑर्गेनाइजेशन ने बर्दाश्त करना है। अगर कोई मशीन ख़राब हो रही है, मशीन के ख़राब होने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमने कहा उसकी सेफ्टी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह का लॉस का बाइस बनते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क के दौरान डिफरेंट एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। अच्छा, प्लान में क्या क्या चीज़ें आपने बेसिकली देखनी है। सबसे पहले जॉब हेल्थ एनालिसिस करना है। हमारे जो सेफ्टी प्रोग्राम या हेल्थ का पर्पज़ ही बेसिकली क्या था कि जॉब से रिलेटेड इंजरीज और इलनेस को कम करना। तो जॉब हेल्थ एनालिसिस में बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि जॉब से रिलेटेड कौन सी इंजरीज हैं या इलनेस है और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। द सेकेंड इज सुपर फंड अमेंडमेंट रीऑथराइजेशन एक्ट। बेसिकली ये एक्ट क्या रिक्वायर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो जो मटेरियल यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में या उनकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट जनरेट कर रही होती है पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के बाद, वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉई जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या जिस जगह पर वो फैक्ट्री है। ऑब्वियसली वो वेस्ट तो कंपनी से बाहर जाएगा, तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो बिजनेस को वो कम्युनिकेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को भी और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी, ताकि उस बेस से
या वो जो मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं किसी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो हमने कहा डिफरेंट केमिकल यूज़ हो रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो एम्प्लॉय को उसके लिए सेफ्टी आपने बताना है कि क्या सेफ्टी मेजर्स उन्होंने लेने हैं और ये पार्टिकुलर मटेरियल या केमिकल कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है उनके लिए, तो आपने उनको उस बारे में कम्युनिकेट करना है। थर्ड वन है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सेफ्टी प्रोग्राम कब ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे या उनका आउटपुट कब ज़्यादा आएगा, जब आप एम्प्लॉय को सेफ्टी प्रोग्राम डिवेल्प करते हुए उसमें उनको उनकी राय लें, उनको इन्वॉल्व करें कि उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली काम तो उन्होंने करना है ना पार्टिकुलर जगह पे, तो वो ज़्यादा बेहतर जान रहे होंगे क्योंकि वो फिजिकली इन्वॉल्व होंगे। तो जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी सेफ्टी प्रोग्राम में तो वो ज़्यादा बेटरली उस प्रोग्राम पे अमल करते हैं और उस सेफ्टी प्रोग्राम को अचीव करने में, उसके रिजल्ट ऑब्टेन करने में भी हेल्पफुल शामिल होते हैं, साबित होते हैं। अच्छा, सेफ्टी प्रोग्राम में सबसे पहला काम क्या करना है, हमने सेफ्टी प्रोग्राम को डिवेल्प कर लिया, उसमें ये सारे एनालिसिस कर लिए। सेकेंड थिंग इज दैट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं है कि उस जगह पे हो जहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं। नॉर्मली एक्सीडेंट वहाँ पे भी हो जाते हैं, हमने कहा उन ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी कॉन्शियस होती हैं, वहाँ पे भी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो जब भी कोई एक्सीडेंट किसी को ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे उसकी वजह से किसी को कोई इंजरी पार्टिकुलर पर्सन को आई है या नहीं आई है, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वो एवेल्यूएट करे कि पार्टिकुलर इंसिडेंट क्यों हुआ है, उसकी कॉज क्या थी, और ये भी इंश्योर करे कि नेक्स्ट टाइम वो इवेंट ना हो, वो एक्सीडेंट ना अकर हो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। आपका सेफ्टी प्रोग्राम तभी हेल्पफुल है या यूज़फुल है कि अगर वो तो एक तो काज को आइडेंटिफाई कर सके और दूसरी बात ये कि वो पार्टिकुलर काज दोबारा करना हो किसी और एक्सीडेंट में। नॉर्मली अब इन्वेस्टिगेट कौन करता है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है और वजह क्या थी, हमने कहा सेफ्टी इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं और लाइन मैनेजर, ये दोनों मिलके पार्टिकुलर इवेंट या एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये देखते हैं कि पार्टिकुलर इवेंट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ अकर हुआ है। पूरे ऑब्वियसली फॉर्म में किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में अकर हुआ, क्यों अकर हुआ है और रीज़न क्या थे और उसमें इन्वॉल्व कौन कौन से लोग थे। जो एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस पे, उसके डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। सबसे पहले है चांस अकरनेस। क्या इवेंट डेली बेसिस पे अकर होता रहता है, वीकली अकर होता है, पार्टिकुलर इवेंट का चांस क्या उसके अकरेंस का बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो वो नॉर्मली ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। आपकी वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं थी, अनसेफ वर्किंग कंडीशन थी जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे थे। सपोज आप अगर मेल्टिंग फॉर्म की बात करें, हमने कहा एम्प्लॉय ने प्रोटेक्टिव ग्लव्स नहीं पहने थे, प्रोटेक्टिव ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे, तो हमने कहा इस वजह से इवेंट अकर हुआ। पार्टिकुलर आपने उनको वो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड ही नहीं किए थे, ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया था उसमें उनको ऐसी कोई हदायत नहीं थी और हमने कहा आपने उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी नहीं की हुई थी। फिर है अनसेफ एक्ट बाय एम्प्लॉय। अब हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन ने तो सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, एम्प्लॉय ने, उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने वो जानबूझ के वो ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तो हमने कहा इस वजह से पार्टिकुलर इवेंट अकर हुआ। अनसेफ कंडीशंस की भी हमने बात की, हमने कहा कंडीशन अनसेफ दो तरह से हो सकती हैं, या फिजिकल कंडीशन अनसेफ थी या इन्वायरमेंटल कंडीशन अनसेफ थी। फिजिकल कंडीशन अनसेफ मीन दैट कि आपके जो इक्विपमेंट थे वो डिफेक्टिव थे, इनएडुकेट मशीन गार्ड और जो प्रोटेक्टिव लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए थे उस पार्टिकुलर कंडीशन में काम करने के लिए वो कम थे। इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, डस्ट थे, स्ट्रेस था, अनसेफ बिहेवियर था, जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर इवेंट अकर हुआ। ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, काज हो सकते हैं किसी पार्टिकुलर इवेंट के अकर होने की वजह। नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टी, हमने का प्रोग्राम डेवलप कर लिया, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हो गई, जो नेक्स्ट काम परफॉर्म करना है, अब आपने सेफ्टी प्रोग्राम जब हमने डेवलप कर दिया यानी आपने इम्प्लीमेंट कर लिया और इवेंट की एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट भी किया, अब एवेल्यूएट करना है सेफ्टी प्रोग्राम को कि आइदर जो सेफ्टी प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है वो यूज़फुल भी है कि नहीं है, हेल्पफुल भी है कि नहीं है। तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर नॉर्मली यही होता है कि आप देखो कि उस पार्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी इंजरीज और इलनेस कितनी ज़्यादा कम हुई है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम हुई है या सेवेरिटी कितनी कम हुई है। तो उसमें जितनी रिडक्शन आएगी वो बेसिकली आपको बता रही होगी कि आपका सेफ्टी प्रोग्राम हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सक्सेसफुल है कि नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सेफ्टी प्रोग्राम जैसे हेल्थ प्रोग्राम को डेवलप करना क्यों ज़रूरी होता है? क्या ये इतना ही ज़रूरी है कि ओबियसली आपके जो सेफ्टी या हेल्थ प्रोग्राम है ऑर्गेनाइजेशन उन पर बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रही होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होता है ना। आपने अगर प्रोटेक्शन ग्लव्स प्रोवाइड करने हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने हैं, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड होगी ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन पैसे लगा रही है इन चीज़ों पर। तो अब अगर आप सवाल ये करो कि इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन ना प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉय को, हमने कहा डिफरेंट रीजंस होती हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी? हमने कहा जब एम्प्लॉय जॉब पे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल होगी। अगर एम्प्लॉय आए दिन बीमार रहता है, आए दिन कोई ना कोई सेफ्टी इशू ऑर्गेनाइजेशन में, तो काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे एम्प्लॉय रिलेशंस। नॉर्मली हमने कहा वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करती है, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, वो एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं और उन्हें रिटेन भी कर सकती हैं। थर्ड वन है रिड्यूस लाइबिलिटी। सेफ्टी प्रोग्राम की वजह से आपकी कॉर्पोरेट और एग्जीक्यूटिव की लाइबिलिटी कम हो जाती है। जितने ज़्यादा एम्प्लॉय इंजर्ड होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इंश्योरेंस, उनका सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ही ऑब्वियसली उठाएगी। अगर आपका प्रोग्राम सेफ्टी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो हमने कहा ये कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट वन है मार्केटिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बड़ा सेफ है, उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है जी, अपने एम्प्लॉय को सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमने कहा ये एक तरह से कंपनी का कंपेटिटिव एज होता है जो कंपनी के लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेज टू मैनेज सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने एम्प्लॉय को सेफ इन्वायरमेंट या हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करती हैं या क्या क्या काम कार्य होती हैं। हमने कहा नॉर्मली फिजिकल हैजर्ड या दूसरे डिफरेंट हैजर्ड जो एम्प्लॉय फेस करते हैं, जिनमें स्ट्रेस हो गया, अनसेफ बिहेवियर, पुअर हेल्थ हैबिट, इन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए एम्प्लॉय क्या करते हैं, कम्प्रीहेंसिव सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। उस पार्टिकुलर सेफ्टी प्रोग्राम या हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, उनमें एक सेफ्टी प्रोग्राम शामिल होते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम शामिल होते हैं और वेलनेस प्रोग्राम शामिल होते हैं। किसी भी पार्टिकुलर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हमने कहा सबसे पहले सेफ्टी प्रोग्राम। सेफ्टी प्रोग्राम जैसे भी हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि कैसे डेवलप किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो नॉर्मली वर्किंग इन्वायरमेंट, जो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, इसको क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने इन्वायरमेंट बना दिया और ऑटोमेटिकली वो काम करना स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू फोकस इट। आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काम कैसे हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वेल प्लान सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप करती हैं, उसे इम्प्लीमेंट करती हैं और तमाम इफेक्टिव मेजर्स लेती हैं ताकि ये प्रोग्राम इफेक्टिवली काम कर सके। सेकेंड वन है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। इस किस्म के प्रोग्राम नॉर्मली डेवलप किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उन एम्प्लॉयज़ को हेल्प की जा सके जिनकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे फिजिकल, मेंटल या इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है उनकी वजह से अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो ये प्रोग्राम उनको हेल्प आउट करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें, जिससे ओवरऑल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेलनेस प्रोग्राम। हेल्थ से रिलेटेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। डिफरेंट रीजंस हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें बहुत महंगी, हमने कहा इस वजह से हेल्थ से रिलेटेड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो हेल्थ पे स्पेंड करने के बजाय वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स बनाते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस प्रोवाइड करती हैं कि वो अपनी हेल्थ पे फोकस करें, क्योंकि जब वो हेल्थ पे फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली वो अपना काम बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उनका फोकस क्या होगा, उनके काम पे होगा, तो वो अच्छा काम परफॉर्म करेंगे। वेलनेस प्रोग्राम के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहली बात तो ये कि ये एम्प्लॉय को हेल्थ रिलेटेड जो पोटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं उनको स्क्रीनिंग या टेस्टिंग के थ्रू हेल्प आउट करता हूँ इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में कि उनको हेल्थ को क्या पार्टिकुलर इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो उनके बारे में उनको प्रोवाइड करते हैं।
एम्प्लॉय को जो उनके हेल्थ रिलेटेड इशू हैं उनके बारे में एजुकेट करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग, अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये प्रोग्राम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर सपोज उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। स्मोकिंग अगर कोई पार्टिकुलर एम्प्लॉय करता है तो उसको गाइड करते हैं कि ये उनकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है, या डाइट प्रॉपर नहीं है तो इसके बारे में उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम जब हमने कहा उनको आपने उनके इश्यूज, हेल्थ इशू आइडेंटिफाई कर लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी पार्टिकुलर हेल्थ रिस्क से रिलेटेड, फिर ये उनको इंकरेज करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल को बदलें, कि जब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ को प्रॉपर मॉनिटर करते रहें कि कोई पार्टिकुलर इशू तो अराइज नहीं हो गया हेल्थ से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉय में हेल्दी हैबिट डेवलप होती है एक तो, और दूसरा वो हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट करता है और उनकी हेल्थ बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग इन वर्क प्लेस। हमने कहा बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग होंगे, तो डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट की गई वर्क प्लेस पे स्मोकिंग से रिलेटेड, जिनका ये नतीजा निकला कि जो भी एम्प्लॉय स्मोकिंग करते हैं वो ना सिर्फ उनके लिए अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक तरह के कॉस्ट का बायस बनती हैं, क्योंकि हमने कहा जो लोग स्मोक करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस कराएगी तो उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम हायर पे करना पड़ेगा। जब वो कंटिन्यूसली स्मोक करता है हमने कहा उसकी तबीयत भी आदमी ख़राब रहेगी, जिसकी वजह से वो आदमी छुट्टी पे भी होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मना करती हैं कि वो स्मोकिंग ना करें, पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मना किया जाता है कि वो स्मोक ना करें। अब बात करते हैं कि अगर वर्क प्लेस पे कोई वायलेंस क्रिएट हो गई है किसी पार्टिकुलर इवेंट में, सपोज वो आपकी सिलेक्शन से रिलेटेड थी या आपकी एम्प्लॉय प्रमोशन से रिलेटेड थी, कोई भी, तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज होनी चाहिए किसी पार्टिकुलर इवेंट को डील करने के लिए। वर्क प्लेस वायलेंस को डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि पॉलिसीज कि पार्टिकुलर वर्क इवेंट को या वर्क प्लेस वायलेंस को प्रिवेंट कैसे करना है, कि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि ऐसी सिचुएशन ये करना हो। सेकेंड वन इज दैट कि सपोज कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई इवेंट अक्कर हो जाता है, तो इस इवेंट को डील करने के लिए भी पॉलिसीज होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ ने या मैनेजर ने उस पार्टिकुलर इवेंट को कैसे डील करना है, अपने एम्प्लॉय को कैसे कन्विंस करना है किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में। एक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा आ जाती है, उसको सिलेक्शन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। वो स्क्रीनिंग करते हुए, चाहे वो रेफरेंस चेकिंग हो या हमने कहा एम्प्लॉय को ट्रीट करते हुए उनकी प्रमोशन से रिलेटेड या अप्रेजल से रिलेटेड, तो उसको हर ट्रीटमेंट में फेयर होना चाहिए, उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि वो उन पॉलिसीज़ पे अमल करे, किसी भी किस्म की वायलेंट सिचुएशन से बचा जा सके। बेनिफिट्स क्या होते हैं हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम को डेवलप करने के? नॉर्मली हमने कहा एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है एम्प्लॉय की, क्योंकि सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो आप और एम्प्लॉय की हेल्थ भी बेटर है, तो हमने कहा वो काम पे फोकस करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी उनकी एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज़ कर रहा होगा। जब सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ उनकी प्रॉपर है, तो हमने कहा मेडिकल के खर्चे और इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब एक्सीडेंट वर्क पे कम होंगे तो हमने कहा एम्प्लॉय को कंपनसेट भी नहीं करना पड़ेगा। कोई पार्टिकुलर एम्प्लॉय इंजर होता है तो ऑब्वियसली उसको पे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अगर एक्सीडेंट कम होंगे तो हमने कहा कंपनसेशन भी, उनके रेट भी कम हो जाएंगे और वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा सेफ इन्वायरमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान होगा, आप अपने वर्किंग और शिफ्ट कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को सेफ्टी और हेल्थ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? हमने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट वेज में सेफ्टी प्रोग्राम डिवेल्प करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके, जैसे सेफ्टी प्रोग्राम डिवेल्प करने में हेल्प आउट करता है। सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम कौन सा ज़्यादा बेस्ट है हमने कहा उसको सेलेक्ट करने में हेल्प आउट करता है, अवेल्यूएशन में हेल्प आउट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये इंश्योर करता है कि जो आपका हेल्थ या सेफ्टी प्रोग्राम है, अगर लॉज रिलेटेड है इससे, तो उनको कंप्लाइंस कर रहा है या नहीं कर रहा।
एचआरएम प्रैक्टिसेस में भी सेफ्टी और हेल्थ को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी सेफ्टी है उनको भी फुलफिल किया जा रहा हो। अच्छा, ये था एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम। अब एक और दो छोटे से टॉपिक और डिस्कस करेंगे। एक है बर्न आउट एंड द सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बर्न आउट। बर्न आउट बेसिकली क्या है कि जब पार्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर काम करता रहता है तो मेंटली, इमोशनली या फिजिकली वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता, तंग आ जाता है उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करते करते। इतना वो टायर्ड हो जाता है, फटीग हो जाता है या फ्रस्ट्रेशन उसको इतनी हो जाती है उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करते हुए, उसे हम बर्न आउट का नाम देते हैं। उस पार्टिकुलर सिचुएशन में जब एम्प्लॉय इमोशनली, फिजिकली या मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हुए, हम कहते हैं क्या हो गया, वो बर्न आउट हो गया। Burnout is a pattern of emotional, physical and mental exhaustion in response to chronic job stressor। यानी हमने कहा जब वर्किंग इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो एम्प्लॉई उस पार्टिकुलर सिचुएशन से तंग आ जाता है। इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय को अपना पार्टिकुलर जो काम वो परफॉर्म कर रहा है उससे तंग आ जाता है। वो उसका पर्पस क्या था काम करने का, वो उसमें इतनी एबिलिटी ही नहीं फिर रह पाती उस पार्टिकुलर सिचुएशन में कि वो उस काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। इसको एक और तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट ऑफ फटीग और फ्रस्ट्रेशन। हमने कहा फटीग क्या होता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो आप, तंग आ जाना, ताकत का शिकार हो जाते हैं उस पार्टिकुलर सिचुएशन से। दैट स्टेम फ्रॉम डिवोशन टू अ कॉज वे ऑफ लाइफ और रिलेशन दैट डिड नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। अगर आप सपोज एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, आपका बॉस ने आपको एक काम दिया है, असाइनमेंट दिया है, आप इसको कंप्लीट करो और वो हर 5 मिनट बाद आपको फ़ोन करके ये काम कितना हो गया, कितना आपने परफॉर्म कर लिया, कितनी प्रोग्रेस कर ली, तो आपके लिए वो स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। वो आपका आप पे प्रेशर बिल्डअप होगा। हमने कहा वो कितनी मरतबा आपको कॉल करेगा, तो हमने कहा अगर जितनी ज़्यादा मरतबा वो आपको कॉल करता है, सपोज हर 2 मिनट बाद फिर करना स्टार्ट कर देता है, फिर 5 मिनट बाद आपको कॉल करके पूछता है कितना काम हो गया, आप क्या हो जाओगे, उस पार्टिकुलर सिचुएशन से तंग आना स्टार्ट हो जाओगे। और अगर यही उसकी रोज़ की रूटीन यही हो, वह आप अगर सपोज 2 माह से वहाँ काम कर रहे हो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर असाइनमेंट के बाद वो यही काम करता है, तो आप क्या हो जाओगे, आप इतना तंग आ जाओगे उस पार्टिकुलर सिचुएशन से, उसको आपको दिल ही नहीं करेगा वो काम करने को। तो आप क्या हो गए, नॉर्मली आप बर्न आउट हो गए हो, आप तंग आ गए हो, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए उस पार्टिकुलर सिचुएशन में। नॉर्मली ये तब भी लोग बर्न आउट हो जाते हैं जब हमने कहा कि उन्हें इस एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड नहीं मिलता। जैसे सपोज हमने कहा एम्प्लॉय को एक असाइनमेंट मिली थी, एक टास्क मिला हुआ था, उसने काम परफॉर्म किया, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे इसके बाद प्रमोशन मिलेगी, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया, उसके बाद सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। हमने कहा वो फिर भी बर्न आउट का शिकार हो सकता है क्योंकि जो रिवॉर्ड वो एक्सेप्ट कर रहा था वो उसको नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में भी नॉर्मली लोग बर्न आउट का शिकार हो जाते हैं। ये नॉर्मल लोगों को उनकी मिडिल कैरियर या मिडिल लाइफ के दरमियान फेस करना पड़ता है जब वो अपनी कैरियर की मिडिल एज पे होते हैं। लेकिन हमने कहा डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम पे भी फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को अपने कैरियर के स्टार्ट पे ये बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ मिड ऑफ द कैरियर स्टार्ट होते हैं, कुछ एंड ऑफ द कैरियर बर्न आउट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बर्न आउट अगर हमने कहा ये टेम्परेरी बेसिस पे हो तो ये ठीक हो, मतलब लोग ठीक हो जाते हैं नॉर्मली। अगर ये टेम्परेरी बेसिस पे है तो हमने कहा जब ये ख़त्म होगा फिर अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जाना स्टार्ट हो जाए, लोग हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहे, तो हमने कहा कि ये फिर उस 1% तक महदूद नहीं रहेगा। हमने कहा ये जो दूसरे लोग उसके साथ काम कर रहे हैं या इंटायर ग्रुप में ये वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्न आउट को क्विकली डील करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एक मरतबा स्टार्ट हो जाए किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये इंडल्ज कर जाए तो फिर हमने कहा इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अल्टीमेटली वो एम्प्लॉई या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा, अगर इतना ज़्यादा बर्न आउट उसके अंदर वो हर वक्त इसी चीज़ का शिकार रहेगा तो वो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है। सिम्टम्स क्या होते हैं नॉर्मली इसकी कि लोग कैसे पता चलेगा कि हम बर्न आउट को सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कमिटमेंट। आपने जो कमिटमेंट की है पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने की, आप ये फील करते हो कि मैं ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो हमने कहा जब ये चीज़ होना स्टार्ट होती है तो लोग बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
फिर आपका बिलीव किया है कि जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ या जो मैंने आज तक कमाया है या काम किया है वो बहुत कम काम किया है, तो फिर भी लोग स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं, बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हो, तो फिर भी ये एम्प्लॉयज़ अगर बहुत ज़्यादा ये सोचता है कि मेरे साथ ही गलत होता है, ऐसा मेरे साथ ही होता रहता है, मैं अगर ये काम परफॉर्म करूँ तो बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई दूसरा करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो हमने कहा जब इस तरह की फीलिंग किसी एम्प्लॉय में आने पर्सन में आना स्टार्ट होती हैं तो बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका पर्पस या एनर्जी आप लॉस करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर भी ये भी किसी एम्प्लॉय के अंदर हो जाता है। जब उसे लगे कि मेरा पर्पस ही क्या, मेरा काम करने का फायदा ही नहीं है, तो हमने कहा उसकी एनर्जी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, वो काम पे फोकस ही नहीं कर पाता। ये इंक्रीज डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप, वो डिसइंटरेस्ट होना शुरू हो जाए अपने काम से या रिलेशनशिप से, तो फिर भी लोग बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बर्नआउट को कैसे अवॉइड किया जा, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले ये कि आप अपने गोल्स को रीएवैल्यूएट करो। अगर आपने गोल्स ही ऐसे सेट किए हुए हैं जो अनअचीवेबल है या उनको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने कहा लोग तो ऑब्वियसली आप बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो अपने गोल्स को रीएवैल्यूएट करो, ऐसे गोल सेट करो जिनको अचीव किया जा सके। रिड्यूस करो अननेसेसरी कमिटमेंट को, जो ज़रूरी नहीं है वो कमिटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको रिड्यूस करो। अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स लर्न करना ज़रूरी है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे खुद को काम रखना है, वो लर्न करें। और ये फाइंड आउट करें कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। जो स्ट्रेस आप फील कर रहे हो, ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा तो आप बर्नआउट का स्टार्ट होगा। स्ट्रेस जब प्रोलॉन्ग करता है या काफ़ी लंबे अरसे तक कोई इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, तो तब वो बर्नआउट का शिकार होता है। पहले वो बर्नआउट का शिकार की मेन रीज़न क्या है? स्ट्रेसफुल होना। तो स्ट्रेस आइडेंटिफाई करो, ये कहाँ से आ रहा है, आपकी फैमिली से आ रहा है कि जॉब से आ रहा है। हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करो। गेट एडुकेट रेस्ट, हमने कहा हर वक्त काम काम काम, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से भी हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार। तो प्रॉपर रेस्ट रिक्वायर्ड होती है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अल्कोहल और कैफीन के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उन पर। डिफरेंट हॉबीज़ डेवलप करें, ताकि हमने कहा जब अपने काम से फारिग हो जाए तो फिर भी काम के बारे में ज़्यादा लोग सोचते रहते हैं काम करने के बाद भी। तो आप जब दूसरी हॉबीज़ होंगी, दूसरे इंटरेस्ट होंगे, तो आप उस तरफ इन्वॉल्व होंगे और आप में हेल्थी हैबिट डेवलप होंगी। नॉर्मली लोगों को जिनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड होती है, उनकी फैमिली की, उनके कोलीग्स की, तो हमने कहा वो बर्नआउट का शिकार नहीं होते हैं। तो आपको जब ये प्रोवाइड होगी तो आप इस चीज़ से बाहर निकल आओगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स तक इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द यूज ऑफ कॉमन सिंबल्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, दो लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, जहाँ पे एक शख्स जो इंफॉर्मेशन या मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा शख्स उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और फिर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हो या रिसीव करते हो कम्युनिकेशन में, तो दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। या तो आप फैक्ट सेंड या रिसीव कर रहे होंगे या फीलिंग सेंड या रिसीव कर रहे होंगे। फैक्ट क्या है? ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे आपकी कंप्यूटर की कॉस्ट होगी, उसकी क्या प्राइस है, डेली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डिफेक्ट रेट क्या है, या डिडक्टेबल पेमेंट कितनी है कंपनी की, इंश्योरेंस पॉलिसीज की क्या प्राइस है, यानी जिनको आप ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सके या डिस्क्राइब कर सको। जैसे कॉस्ट को हम मनी की टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो फैक्ट होंगे। पॉलिसीज क्या, फीलिंग्स सॉरी क्या है कि एम्प्लॉय की इमोशनल रिस्पॉन्स या डिसीजन जो मैनेजर ने लिए हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ ने लिए हैं, एम्प्लॉय उस पार्टिकुलर डिसीजन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी इमोशंस क्या है, नॉर्मली उसकी फीलिंग्स हैं। तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू दो चीज़ें सेंड कर रहे होते हो, या तो आप फैक्ट सेंड कर रहे होते हो या फीलिंग सेंड कर रहे होते हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा होता है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, मीनिंग एक्सचेंज हो रहे होते हैं लोगों के दरमियान।
ये कब अक्कर होगा? हमने कहा जब एक शख्स मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा शख्स उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है और उस मैसेज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, आपका जो सेंडर है जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, सिग्नल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन जब सेंड होगी, ट्रांसमिशन हमने कहा जिन चैनल्स के थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो वो, डेस्टिनेशन और रिसीवर, किस पार्टिकुलर पर्सन को आप भेज रहे हो, यानी आपका जो रिसीवर होगा, द नॉइस। कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या कैसे स्टार्ट होती है? हमने कहा सेंडर के पास कोई मैसेज होता है जो उसने सेंड करना होता है रिसीवर को, सेंडर उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन या मैसेज को इनकोड करता है और कोई कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करता है, आइदर मेल करेगा, ट्वीट करेगा, कैसे उसको सेंड करेगा और वो उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने रिसीवर को डिलीवर कर देगा। अच्छा, जब मैसेज को इनकोड किया जाता है कम्युनिकेशन में, जब आप उसको इनकोड करते हो या तो वर्ड यूज़ कर सकते हो, नंबर यूज़ कर सकते हो या डिजिटल सिंबल यूज़ कर सकते हो। जब फैक्ट को आपने इनकोड करना है, हमने कहा ना 2 तरह के मैसेज सेंड कर सकते हो, फैक्ट और फीलिंग। फैक्ट को या वर्ड यूज़ करके, नंबर या डिजिटल सिंबल यूज़ करके आप उसको सेंड कर सकते हो। अगर फीलिंग को कम्युनिकेट करना है तो आप उसके लिए बॉडी लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस को यूज़ करते हो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, सेंड करने के लिए। कम्युनिकेशन 2 तरह से हो सकती है। एक तो हो सकती है कि आप मैसेज सेंड करो, अगला पर्सन आपको फीडबैक प्रोवाइड करे, तो उसे इस तरह की जब कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे नेक्स्ट पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे 2 वे कम्युनिकेशन कहते हैं। जो सेंडर रिसीवर वो इंटरेक्ट करा रहा होता है आपस में, वो कम्युनिकेशन जिसमें हमने कहा कोई फीडबैक की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, सेंडर और रिसीवर इंटरेक्ट नहीं हो रहे होते, उसे 1 वे कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉइज़ की बात हमने बात की थी। नॉइज़ के बेसिकली बैरियर होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्रिएट हो रहे होते हैं, डिफरेंट आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं होने देते। इसमें आपके जैसे हमने कहा कि इसमें ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो रही, कम्युनिकेशन फेल हो गई है डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो ये सारे बिगेस्ट मैसेजेस हो गए, ये सारे क्या है डिफरेंट बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हर्डल क्रिएट कर रहे होते हैं। लेवल्स की अगर बात करें, कम्युनिकेशन 3 तरह के लेवल्स होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सबसे पहले अपवर्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है अपवर्ड क्या है, ये नीचे सबऑर्डिनेट्स या जो एम्प्लॉय हैं उनसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है आपकी टॉप मैनेजमेंट लेवल को या सुपीरियर को कम्युनिकेट होगी जब इंफॉर्मेशन, यानी जब नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर फॉरवर्ड होगी तो उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर प्रोवाइड मैनेजमेंट। अच्छा, इसका क्या पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है, मैनेजमेंट को पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, और उनको ये भी पता चलता है कि इसका पर्पस क्या होता है कि आइदर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उनके ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में फीडबैक प्रोवाइड करना। और इसका नॉर्मली अपवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर डिसीजन या ऑर्डर के रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की क्या फीलिंग है वो कन्वे कर सकते हैं अब टॉप मैनेजमेंट को। नॉर्मली इस तरह की कम्युनिकेशन सोशल गैदरिंग में होती है, यूनियन पब्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, रेगुलर मीटिंग्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग, डिफरेंट सर्विस के थ्रू, सजेशन सिस्टम या इंडायरेक्ट मेल्स, ईमेल्स वगैरह के थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकती है। एम्प्लॉई अपनी फीलिंग्स, फीडबैक के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब टॉप मैनेजमेंट अपने ऑर्डर्स, अपनी पॉलिसीज वगैरह नीचे सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करते हैं तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ऑन सब्जेक्ट लाइक, इस तरह की कम्युनिकेशन के में नॉर्मली आप विजन के बारे में बता रहे होते हो, इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे होते हैं, जॉब क्या है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, नॉर्मली जॉब इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इस तरह की नॉर्मली कम्युनिकेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान या लोगों के दरमियान जो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान जब कम्युनिकेशन या मैसेजेस होते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस कहते हैं। मैनेजर्स डिफरेंट कमेटी या इंडिविजुअल्स को यूज़ करते हैं कि
कम्युनिकेशन के फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है डिपार्टमेंट और विद इन द डिपार्टमेंट के दरमियान। इसके लिए लाइजॉन पर्सनल कमेटीज, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। कम्युनिकेशन और एचएम के अगर रोल की बात करें, एचआरएम की तमाम एचआरएम की जितनी भी तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो स्टाफिंग से रिलेटेड हो गया, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, ट्रेनिंग वगैरह, हमने कहा ये तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में जब उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है तो हमने कहा उसके लिए प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्विकली और पॉजिटिवली आप अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर सकोगे। डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाने में या डिसेमिनेट करने में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बुलेटिन बोर्ड हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गए, गॉसिप्स जो डिफरेंट कैफे में बैठ के लोग कर रहे होते हैं, बिल बोर्ड्स नॉर्मली जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में क्या होते हैं नोटिस बोर्ड वगैरह, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी नोटिस बोर्ड पे भी इंफॉर्मेशन आप लगा देते हो जो भी पार्टिकुलर्स सब्जेक्ट के बारे में या मैटर्स के बारे में, तो ताकि वो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा वीकली बेसिस पे मैगजीन्स आ रहे होते हैं, उनके थ्रू आप अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर देते हो इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट सोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।